नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। आज हम सब लोग यहां पर जुड़े और आज पहले ही जुड़ गए हैं। थोड़ा जुड़ने का मुख्य कारण हुआ है कि हम सब लोगों को अभी अभी एक सूचना मिली है। सूचना इस तरह से कि जो सरगना कहे जा रहे थे मोरी ब्लॉक से, उनको कर दिया गया है गिरफ्तार। अब आराकोट से हिमाचल की तरफ जा रहे थे वो, और बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी को रोक दिया। इसी सब चीज़ पर है आज का विषय। और आज हमारे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रिय मित्र और साथ के साथ एक सफल संपादक पर्वतजन डिजिटल से विजय रावत जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद त्रिभुवन भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ लाइव, और बड़ी खुशी भी, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत पहाड़ों में आप घूमते रहते हैं जी। विजय जी, एक चीज़ है ज़रूर, जब से ये भर्ती घोटाला हमें पता था, हमें याद, आपको याद होगा, पहले हम ही लोग थे जिन्होंने शुरुआत की थी ये पूरे भर्ती घोटाले को, जो हम देखा था और चीज़ें जब सामने आई थी। उसके बाद हमने पहले आयोग भी गए थे, आयोग में इंटरव्यू भी हमने किए। हमारे पहली जो कड़ी, जो हमें लग रहा था कि आयोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है इसमें, आपको लगता था नहीं। ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी हमारे सब लोगों के बीच में होता था। क्या फीलिंग थी आपकी शुरुआत में? देखिए, शुरुआत में जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी परमार, वो लगातार शुरुआत से ही आवाज़ उठा रहे थे कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और आयोग के पास हम लोग गए और आयोग से हमने पूछा कि क्या कुछ इसमें गड़बड़ी है, तो आयोग का साफ तौर पे मना था कि भाई बच्चे जो एस राजू जी स्पेशल में उनको कोर्ट ये हमेशा मानने लगे थे कि यहाँ पर जो है आयोग बिल्कुल सही भूमिका में है। जबकि हमारा जो पहले प्रश्न थे वो बडोनी जी से या एस राजू जी से, हमारा हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल था। नहीं, अभी भी मेरा सेम जो स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट टाइम से था, अभी भी वो ये। हालांकि ये होता है कि भाई किसी चीज़ की जिम्मेदारी अगर किसी को मिली हुई है, मान लीजिए अगर इस जैसे घर है, इस घर की जिम्मेदारी अगर मुझको मिली हुई है, तो घर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सीधे तौर पर ब्लेम उसी को जाएगा जिसको ये जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन एक्चुअल में आप अगर देखें तो अब तो दोनों का इस्तीफा हो गया है, इस एक को इस्तीफा दिया, एक को हटा दिया गया है। तो अगर ये कहीं ना कहीं गुनहगार अगर ये लोग होते तो आज के समय में ये भी जेलों के अंदर होते, एसटीएफ इनको भी गिरफ्तार करती। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कुछ जो तंत्र हो वो बचाने की कोशिश की जा रही हो? क्योंकि अब जो मुझे लग रहा है एसटीएफ की अगर जांच जब चल रही है सर, तो जांच में ये दो व्यक्ति वो मूल हैं। अब आपने ये बोला ये परिवार के, लेट्स सपोज एक परिवार में कुछ कलह हुई है, कुछ कलेश हुआ है, कुछ चोरी या कुछ इस तरह से घटनाएं हुई हैं, और एन मौके पर जब जांच हो रही थी तो दोनों परिवार के मुखियाओं को अलग कर दिया कि तुम अलग रहो। इसमें वाकई सही कह रहे हो आप। इसमें मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है इसमें, क्योंकि जब एसटीएफ ने, आपको याद होगा जिस समय फर्स्ट एफआईआर इसमें हुई थी और बॉबी परमार को बुलाया गया था सीएम से मिलने के लिए, और उस दिन ही शाम को एफआईआर उसमें हो गई थी, और अगले 2 दिन बाद हमें पता चलता है नेक्स्ट डे गिरफ्तारियां भी हो गई है। लेकिन ये जो आप ये देखिएगा, ये करीबन 1 महीने से पूरा चल रहा था सर, पूरा का पूरा। जो आप भी उस समय मौजूद थे जब पूरे जो एविडेंस थे एस राजू हैं उनके पास दिए गए, उसमें मोहर लगी, मजिस्ट्रेट मैडम भी वहां पर थी। तो तैयारियां वहीं से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि हम फर्स्ट डे से भी बोल रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ ना कुछ है। और इसको हम बोलेंगे कि स्वच्छ पत्रकारिता, जो लगातार इसमें आवाज उठाते रहे, जितने भी लोग हैं उसमें आपका नाम भी शामिल है, जो लगातार इसमें आवाज उठाते रहे, अब जाके जो है वो नेशनल मीडिया इसको उठा रहा है, अब जाके तमाम विधायक इसको उठा रहे हैं, अब जाके जो राजनीति में विपक्ष है इसको उठा रहा है। ये बात तो कल बॉबी परमार की एक पोस्ट से भी दिख रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन चलो अच्छा है जो उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उस समय सपोर्ट करना चाहिए था जिस समय आवाज उठा रहे थे। उस समय सबके सब कह रहे थे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही होता रहता है। मुझे आज भी ध्यान है इस बात का जो आपने अभी कहा, जितने भी लोग देख रहे होंगे, आप सब लोगों को भी ये चीज़ समझ आ रही होगी जो अब हम कहने वाला हूँ मैं। इन्होंने बड़े सारे धरने किए, बेरोजगार संगठन ने। ये कभी बेरोजगार संगठन के लोग कभी गए सचिवालय, कभी गए मुख्यमंत्री आवास, कभी कहीं। इनके तब तो कोई भी ज्ञापन नहीं लिए गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इनके करीबन 10 ज्ञापन इन्होंने मुख्यमंत्री को दिए थे। 10 ज्ञापन इन्होंने मुख्यमंत्री को दिए थे। उसके बाद लगातार हम लोग भी उसके संपर्क में थे, आयोग के संपर्क में थे, हम पूछ रहे थे लगातार और मांग भी उठा रहे थे। असली जब विधानसभा में मुद्दा उठा, जब भुवन कापड़ी जी ने मुद्दा उठाया विधानसभा में, तब जाके एक इसको विस्तार मिला, क्योंकि उन्होंने भाई सीएम को उन्होंने हराया है, और विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तब लगा कि भाई अब इसमें कोई नहीं बच सकता है।
तो कहने का मतलब यह है कि भाई जब शुरुआत से जब एक छोटा सा कोई व्यक्ति किसी मामले को उठाता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, कम से कम तथ्य में जांचनी चाहिए। कम से कम पर्वतजन, लोकार्पण और पर्वतवाणी और लोक साक्षी को तो बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहिए। दरअसल हम भूमिगत मुद्दे उठा रहे हैं। उत्तराखंड में जितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, चाहे वो युवाओं के साथ हैं चाहे हमारे गाँवों में हैं, सड़क नहीं है, कहीं पर पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं है, तो तमाम मुद्दे हम उठाते रहते हैं। इसके फायदे और नुकसान में मैं आपको बता देता हूँ। इसके फायदे तो ये हैं कि भाई अगर किसी को हमारे मोहल्ले में अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है, कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, तो अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा मोहल्ला जॉगिंग करते हुए आपको नजर आता है। तो सेम सिचुएशन इसके साथ भी है। अगर कुछ सरगना इसमें पकड़े गए हैं तो अब लोगों को डर लगेगा पैसे देने से, क्योंकि जिनके 15 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 18 लाख तक बात हुई, 18 लाख तक कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। तो इसमें कुछ हद तक इसमें मैं मानता हूं कि इसमें लगाम जरूर लगेगी। लेकिन और नुकसान की बात करें, नुकसान ये है कि अब उन बच्चों की क्या गलती है, क्योंकि देखो अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूं तो लगातार वो बच्चे इसमें वो कर रहे हैं कि भाई हमारी क्या गलती है, हमने तो उस पर वो दिया। नहीं, ये तो मैं अभी भी बोलूंगा, विजय भाई इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और सो कॉल्ड बेरोजगार संगठन के भी कुछ युवा, उनको लगता है कि यार त्रिभुवन चौहान हमेशा हमारे विपक्ष में ही खड़े रहते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हमारे विपक्ष में खड़े, एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं भी उनकी जगह पे होता, मेरा भी अगर नंबर आया हुआ होता तो मैं आवाज़ उठाता कि भाई क्या पता मेरा नंबर आ जाए, मेरी कोई सुन ले या हमारी पीड़ा कोई समझ ले। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम निकला है वाकई में, जो बहुत मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके माँ बाप बेचारे कैसे कैसे करके 5,000 रुपये बस महीना वो कमाते हैं और 4,000 रुपये अपने बच्चे को भेजते हैं। अब उनके लिए एक लंबे संघर्ष के बाद और जब उनका रिजल्ट आता है तो पूरे मोहल्ले में खुशी होती है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, रिश्तेदार आते हैं कि चलो आपका बेटा अब तो वीडियो और वीडियो बन जाएगा। उसके बाद अचानक से जब पता चलता है पेपर लीक हो गया, इसमें अब वो हो गया, तो लोगों का शक उनकी तरफ जाता है कि अरे कहीं आपने भी तो पैसे ये हुआ है। यकीन मानिएगा, जिस दिन हमने टॉपर का इंटरव्यू किया था उसके अगले दिन ही एक फ़ोन मेरे को रामनगर से आया। वो भाई साहब बड़े प्यार से, और शायद अभी देख भी रहे होंगे भाई साहब, कहते हैं कि मैं सर मैंने बहुत मेहनती हूँ मैं, और यकीन मानिए मेरी बहुत अच्छी रैंक तो नहीं, पीछे मैं पास हुआ हूँ, लेकिन आज तक नहीं हुआ था कि मैं अपने बच्चे को जब स्कूल छोड़ने गया तो स्कूल के टीचर ने सीधे सीधे बोला कि अरे भाई साहब वो कल नंबर 1 वाले का इंटरव्यू आ रहा था, आपका इंटरव्यू कब आ रहा है कि वीडियो पे। हाँ, तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि देखो दुख उनका भी है, उनका भी है, क्योंकि उन्हें जो एक होता है ना समाज की झेलनी पर, जब आप सफल होते हैं तो समाज आपको अप्रिशिएट भी करता है, और जब आप असफल होते हैं तो समाज आपको धिक्कारता भी है, सख्त भरी निगाहों से देखता है। तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि कई बच्चे बुरे भी मान रहे थे मेरे से, भाई आप क्यों लगातार इसके पीछे पड़े हो। एक्चुअली में इनके साथ तो लड़ाई कभी थी नहीं, लड़ाई थी जो सिस्टम के साथ, जो 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए दे के पैसों के दम पर उन बच्चों को जिन्होंने हक मारा, जो 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए। क्योंकि मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता था, और हमें पता है कि घर से कितना दबाव होता है इसमें, और घर वाले जब कहते हैं कि सोचते हैं कि हमारा बेटा ही शायद निकम्मा है, ये नहीं निकाल पा रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि सिस्टम इसमें निकम्मा है। लेकिन आज सारे के सारे वो जो परिवार वाले हैं वो भी गर्व कर रहे हैं कि हमारा बेटा निकम्मा नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है। और आज सिस्टम की नाकामी देखिए सबके सामने आ रही है। और जो सबसे बड़ा सरगना था, जो ये कहता था फोनों पे कि भाई कि आप सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो देख लीजिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनके साथ उसकी फोटो देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्वच्छ लोकतंत्र की, स्वच्छ पत्रकारिता की, और जो नौजवान है उन सब की ये मैं जीत मानूंगा इसको। और जो अभी जीत होनी बाकी भी है, अभी बाकी तो बहुत है, अभी कहानियां बहुत बाकी हैं इसमें, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और क्योंकि हमने पहले दिन से ही, यकीन मानिएगा, एक काली भेड़ों का नाम भी हम नहीं दिया था, और काली भेड़ें आज पकड़ी भी जा रही हैं, हर दिन एक दो नंबर ऊपर होते जाते हैं इसमें। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर भाई साहब अभी भी है कि यार वो जो चयनित छात्र हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, आप यकीन मानिए, एक बच्ची ऐसी है, मोरी वाली एक बच्ची का हमने इंटरव्यू किया था, आपने देखा था उसने कितनी मेहनत से पेपर निकाला था, और फिर उसके पिताजी किस तरह से, ऐसे कई बच्चे और भी हैं। एक महिला है, उनकी अब शादी होने वाली है दिसंबर में, शादी के बाद वो शायद कभी वापस से पेपर नहीं दे पाएंगी। कई उसमें प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो किस तरह से तैयारी करेंगी, हो सकता है उनका अब आगे ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिचुएशंस, इस पर सोचना जरूर चाहिए एसटीएफ को भी, या फिर अब नया आयोग में नए गठन हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों पर किस तरह से चीज़ें होती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। देखिए ये सब ना भावनाओं से नहीं चलता है, लॉजिक पे चलता है, क्योंकि कानून भी कहता है कि कानून कहते हैं कानून अंधा होता है, वो भी सबूत वगैरह मांगता है। तो मेरे ख्याल से इसमें ये होना चाहिए कि अगर एसटीएफ जब अपनी पूरी रिपोर्ट इसमें दे दे, और एसटीएफ इसमें ये कहे कि भाई अब हमने पूरे पकड़ लिए हैं, चाहे 50 पकड़े हैं चाहे उन्होंने 100 पकड़े, एसटीएफ कहते हैं इसके अलावा जो पेपर लीक से हुए हैं उसके अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल एकदम बच्चे भी इससे सेटिस्फाई हो जाएं कि कोई नहीं है, तो तब जाके उनका
ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। मेरा भी ये कहना है कि इनकी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। अगर 50-100 में मामला निपट जाता है तो अगर एसटीएफ इस बात को क्लियर करती है, वैसे ये होना नामुमकिन है क्योंकि ये बडोनी जी भी कह चुके हैं, पेपर लीक होता है, कोई नहीं बता सकता है, कोई माइकल लाल इसमें नहीं बता सकता है कि पेपर कहाँ कहाँ तक पहुंचा होगा। और ये वैसे भी मामला है कि 80 क्वेश्चन उन्होंने रट लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे। लेकिन आज एक और चीज भी हुई है ना, जब ये दिन में जो वो टीचर गिरफ्तार हुए हैं नेटवार्ड से, तो उसके बाद भी एक खबर ये भी आई थी कि 100 एक जगह उनके कनेक्शन पाए जाने की पुष्टि अभी एसटीएफ ने पूरी तरह से नहीं की थी, लेकिन 100 एक जगह उनके लग रहे हैं कि 100 एक जगह, इसीलिए आज कुछ टीम यूपी भी गई है। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने डाला था उसमें, जब डीजीपी साहब से रूबरू हुए थे, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था कि 50 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे, लीक से सिलेक्शन हो चुका है। तो बच्चे कह रहे थे भाई 50 की बात क्या कर रहे हो, 500 आप बोलो, 50 तो आपको मोरी ब्लॉक में मिल जाएंगे, 100 तो आपको उत्तरकाशी के अंदर मिल जाएंगे। तो उनकी बातों से भी लगता है, क्योंकि बच्चों का सब पता रहता है कि जो अब आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है कि यही तो हम चीजें शुरुआत से बडोनी जी को बोल रहे थे, और जब बडोनी जी उस चीज के लिए मना कर रहे थे तब हमें जो थोड़ा सा शक इस पर बढ़ता गया कि क्यों ये हर बार मना कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा कोई 33 वाला 89 पे ना हो या किसी और तरीके से। तो इस पर भी चीजें हुई है, पर एक तारीफ जरूर करनी पड़ेगी जो हम सब लोगों की, मैं ये कहूँगा विजय भाई ने भी बहुत इसमें मेहनत की है और लगातार अपडेटेड रहते हैं, वो चीज़ों को हर सर्वप्रथम आप तक पहुँचाते भी हैं। लेकिन आज जो कल बॉबी का एक पोस्ट में देख रहा था कि किस तरह से उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके किए हुए को कोई और खा रहा है, क्या मतलब था उनका? ये मैंने पोस्ट अभी देखी नहीं है वो क्या है, मेरे ख्याल से उन्होंने किसी का पोस्ट वो शेयर किया है, और शायद ठीक भी किया है भाई, कोई किसी ने इतनी मेहनत करी है और आप लगातार शुरुआत से मुद्दे उठा रहे हैं तो क्रेडिट भी उसको ही मिलना चाहिए। शुरुआत से जिसने घर को पूरा बनाया है तो क्रेडिट भी उसका मिलना चाहिए। लास्ट की कोई ईंट लगा के बोले कि भाई घर देखो मेरी मेहनत रही है, तो वो मेहनत नहीं मिलनी चाहिए, वो उतना नहीं, उसका जितना क्रेडिट है उसको देना चाहिए। लेकिन जिसका एक्चुअल में जिसने मेहनत करी है, जिसको सब नकार रहे थे शुरुआत में कि भाई तुम फालतू में आ जाते हो, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, कई लोग उनको फ़ोन पे गालियाँ भी देते थे, क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूँ, कई लोग गालियाँ भी देते थे, कहते थे तुम तो हर भर्ती में आ जाते हो, तुम्हारा तो काम यही है, तुम्हारा तो राजनीति है, तुम तो छुटवैया नेता हो। बड़े बड़े अधिकारियों ने तक बातें बोली कि तो छुटवैया नेता है, लेकिन आज उस छुटवैया के नेता की बदौलत है कि हर बड़े बड़े नेता भी उसकी राह पर चल पड़े। ये बहुत बड़ी बात है और संज्ञान लेना होगा युवाओं का भी, युवाओं के लिए। अब हमारा जो आज का प्रश्न था कि क्या इसी तरह से उत्तराखंड में अब क्या लगाम लगने की लग रहा है आपको, क्योंकि फॉरेस्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरह से धांधली पहले सामने आई थी। अब परसों बडोनी जी ने एक इशारे में मुझे कहा भी था, जब हम पिछला उनका इंटरव्यू ले रहा था, कि कहता कनिष्ठ सहायक का भी अब हम अभी नहीं निकालेंगे फाइनल, जब तक कि, यानी कि उन्हें वहां भी लग रहे हैं सूत्रधार। बिल्कुल, अब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं तो बाकी मामले भी खुल के आते हैं। मान लीजिए किसी को अगर मेरे बारे में कुछ पता चलता है, आपके बारे में कुछ पता चलता है, तो फिर पिछले रिकॉर्ड भी खंगाले जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो हमें पहले से पता था, ये भी है। तो मुझे लगता है कि अब पिछले मामले जो हैं वो भी खंगाले जाने चाहिए, चाहे वो कितना भी टाइम उनको हुआ होगा, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास भी मैसेज आए कि भाई जो पहले फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है उसमें भी गड़बड़ी हुई है, खनिक सहायक हुआ है, इवन बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी हुई है, यूके पीसीएस तक में ये गड़बड़ी हुई है। अब ये कुछ समय पहले हमने वो आपने देखा होगा, मैं तो खुद इसमें भौचक्का रह गया, एक उसका सदस्य कह रहा है जो पुराना जज रह चुका है, वो कह रहा है कि हाँ मैं आपका करवा दूंगा, मतलब इतने आराम से कह रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू पास करवा दूंगा। अरे मतलब चल क्या रहा है यार ये उत्तराखंड में हो रहा है, यकीन मानिएगा। और ये जिस तरह से ये तंत्र, एक प्रजातंत्र की हत्या भी मैं इसको कहूंगा, कि जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं वाकई ये बहुत अच्छी तो नहीं है। इन पर जरूर लगाम भी लगानी चाहिए और कोई ना कोई व्यक्ति तो आगे आना चाहिए जो इसको इस तरह से रोके। समथिंग बेटर इज नथिंग। इससे पहले सब कुछ गलत होता था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई है और अब मुझे लगता है कि लगाम, क्योंकि इसी स्पीड से हमें काम करना पड़ेगा। एक अच्छी पत्रकारिता भी जरूरी है इस मामले में, क्योंकि अगर मैं नहीं मानता हूं कि अगर एक अच्छी पत्रकारिता इसमें नहीं होती, लगातार मुद्दों को नहीं उठाया जाता या प्रेशर नहीं बनाया जाता या लोगों को पता नहीं चलता कि क्या कुछ हो रहा है, अवेयरनेस मैं इसको कहूंगा। और युवा भी काफी अवेयरनेस रहे। आप देखिएगा, आप इस मुद्दे पे कोई लाइव आप आइएगा तो युवा आ जाते हैं तुरंत, उन्हें पता है कि भाई कुछ है, इसमें कुछ होने वाला है। अभी भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल 354 लोग, 377 हो गए अभी। पर पॉइंट यह है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं, यकीन मानिएगा हम दिल से चाहते हैं कि इस पर निष्पक्षता से हम भी काम करें। और तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, हमने पहले दिन से, और ये बात बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही कही है कि अगर हम इस पर लगातार मेहनत नहीं करते तो शायद इस तरह से ना ये मुद्दा उछलता, ना ही उन युवाओं को, या फिर यूं कहें कि जो लोग
चाह रहे थे कि इस पर जांच हो, वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तमाम चीज़ें जब मीडिया के सामने आई, चाहे वो जब लिस्ट दी थी, हम उस दिन भी वहीं थे, ध्यान होगा आपको, उस दिन भी पूरी मीडिया वहां पर थी। अब मीडिया के सामने आपने लिस्ट ले ली है, आपने बोल भी दिया है कि हाँ जी हम जांच करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो अंदर तक घुसने भी नहीं देते। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूँ इनको एक इस तरीके का सिस्टम भी करना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि सुदूर पहाड़ी इलाकों से बच्चे आते हैं, आयोग के बाहर खड़े रहते हैं, हाँ। और उनको अंदर तक नहीं दिया जाता आने, और अधिकारी चलते हैं, घर चले जाते हैं। कम से कम देखिए कितनी दूर से वो आ रहा है, और एक आस के साथ आ रहा है कि चलो आयोग जाते हैं तो आयोग वाले कुछ इसका सजेशन देंगे, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बात मुझे सबसे बुरी लगी। यकीनन इस चीज़ में ये जरूर हुई है। एक चीज़ मैं कहूँगा, हम चारों लोग जो भी जाते थे, मैं और भी एक दो पत्रकार जो भी और गए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ इस मामले में, क्योंकि बच्चों के जो प्रश्न थे वाकई अगर उनको आंसर हर बार मिल पाए, वो चैनल था। और आज भी हमें लोग इसीलिए फ़ोन करते हैं, कई बार बोलते हैं कि जी आज इस तरह से हो रहा है, आज उस तरह से हो रहा है, और ये सारी चीज़ें वो हमारे सामने रखते थे और हम उनका जवाब भी देते थे परस्पर। तो ये चीज़ें भी बड़ी सौम्यता से हुई। और अब लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार को भी फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, और लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जब लड़ाई युवाओं की पकड़ी हुई है तो इसके अलावा खाली आयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आप ये देखिएगा उपनल में कितना बड़ा शोषण होता है आउटसोर्सिंग से। मैं देख रहा था कि कितने पीआरडी के जो जवान हैं बेचारे, उनसे मतलब ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा। और पीआरडी की जो नौकरी है, इसमें आप ये देखिएगा उपनल और पीआरडी का यह हाल है आउटसोर्सिंग का। मंत्री जी लिख के दे देते हैं, एक बार आपको शायद याद नहीं होगा, रेखा आर्य जी ने लिख के दे दिया था कि इनको 7-8 लोग थे, इनको नौकरी दे दी जाए, ये बहुत ही वो है ज़रूरतमंद है। और रेखा जब हमने ये चलाई कि भाई कैसे ज़रूरतमंद है बताइए, ज़रूरतमंद तो लाखों युवा बेरोजगार हैं यहाँ पे, ये 7-8 लोग कैसे ज़रूरतमंद है? तो रेखा आर्य ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तो ये लड़ाई और लड़नी बाकी है। जो मंत्रियों के सिग्नेचर पे जो विभागों में तैनात हो जाते हैं उनके कहने पे, और जो योग्य अयोग्य कोई पूछता नहीं है, तो ये लड़ाई भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत मोटा मोटा पैसा चलता है। इसमें तो हमें देख रहे होंगे 15-18 लाख है, लेकिन ये सीमित है कि इसमें 100-200 900 जैसे 16, लेकिन वो हजारों की संख्या में रहते हैं। तो इस पे भी लगाम कसनी बड़ी जरूरी है। अभी मैं देख रहा था कि अभी जो परिवहन विभाग है उसमें भी एक वैकेंसी खुली, वैकेंसी खुली उसमें भी, और कोई पता नहीं कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम मेरे को ध्यान नहीं है, और उन्होंने हायरिंग की पोस्ट इसमें डाल दी। तो कम से कम आप ये देखेगा, आपके पास पीआरडी है, आपके पास उपनल है, आपके पास खुद की संस्थाएं हैं, और आप किसी तीसरे को डाल रहे हो कि आपको ड्राइवर और कंडक्टर की जरूरत है, तब आप उनसे कमीशन मांगोगे। 108 में आप देख लीजिएगा, जो नर्सिंग वैकेंसी हैं उनसे 25-25 हज़ार रुपये मांगेंगे कि हम आपको नौकरी देंगे। एएनएम का हमने देखा था, अभी एएनएम के उसमें 50-50 हज़ार रुपये एक महिला जमा करवा रही थी, वो फोन कॉल भी हमने डाली थी। मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल इसमें हो रहा है, तमाम जो पद हैं जो उत्तराखंड में आज आ रहे हैं, जिसके लिए युवा लगातार मेहनत कर रहा है, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट भरे पड़े हैं। करणपुर का एरिया, आप उसके आसपास ही रहते हैं, देखिए कितने बच्चे हैं जो वाकई अपने घरों से पैसे ला ला कर और किस तरह से वहाँ पर रह रहे होंगे। और जब एक बार भर्ती हो जाती है तो भर्ती कुछ इस तरह से निकलती है कि जिसके पास 10-15-20 लाख रुपए होंगे वो तो अंदर हो जाता है, चाहे वो योग्य हो अयोग्य हो। योग्यता बस ये है कि उसका मोटा धन होना चाहिए। ये कौन सी बात है? और जो मोटा धन लेगा वो आगे जाके करेगा क्या? वो फिर भ्रष्टाचार करेगा, उसको वो पैसे भी तो वसूलने हैं। लेकिन मैं ये त्रिभुवन भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपने जो आपके दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमें कई बार ये लगने लगता है कि सिस्टम इस तरीके से काम करता है। मैं कई बार इस बात को भी बोल चुका हूँ कि मान लीजिए हमें लगता है कि कोई रोड बन रही है, इसमें 10% तो विधायक का होगा, 10% हम ठेकेदार को होगा, ठीक है, और इसमें फिर कुल मिला जुला के 50% उसके हिस्से में आ जाता है। तो लोगों को भी इसमें आवाज़ उठानी जरूरी है। लोगों को समझना चाहिए कि सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता है। सिस्टम आपसे बना है, आपसे सिस्टम आपको नहीं चला सकता। ये मैं बिल्कुल बोलता हूँ, ये मैं हर दिन बोल रहा हूँ, पूछता है उत्तराखंड के हर एपिसोड में मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं शासन प्रशासन में, उनको हमने भेजा है वहाँ तक। और जो हम आज इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्सेस हम दे रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस दे ही रहे हैं हम, और जब वो दे रहे हैं तब इनकी तनख्वाहें आ रही हैं। तो हमें इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल, और हमें लगता है कि हम सिस्टम के एक पार्ट है। भाई वो भी तो देखिए ना, जिन्होंने पैसे दिए होंगे उनकी भी मजबूरी रही होगी कहीं ना कहीं। मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत है। मैं नहीं सोचता उनकी मजबूरी नहीं रही। मजबूरी ये है, जिन बच्चे का आज सिलेक्शन नहीं हुआ उनका पैसे नहीं थे, उनकी वो मजबूरी है। जिनके पास पैसे हैं वो मजबूरी। आप गलत वे में इसको लिया, मजबूरी ये रही होगी क्योंकि सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कई ऐसे मेहनती छात्र भी हैं
जो कुछ नंबरों से अटक जाते हैं, उनको लगता है कि यार 10-15 लाख रुपए दे के अगर हो रहा है तो करवा लो ना, वो सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है कि सिस्टम इस तरीके से काम करता है, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता। ये बात भी सही है वैसे जो आपने अभी बोला। मुझे पता है अगर कि भाई 1 लाख रुपए में मर्सिडीज मिल रही है, मैं वही तो मैं कोशिश करूंगा यार मर्सिडीज ले लूं, क्यों मैं ऑल्टो लूंगा। बहुत फैक्ट है ये। और अगर मुझे इतने, पर पॉइंट क्या है सर, ये बेच कौन रहा है वो मर्सिडीज? गलती तो उसकी है ना, हम ही लोग ही हैं ना सारे के सारे। कहते हैं कि रिश्वत जो देने वाला है अगर वो गुनहगार है तो रिश्वत लेने वाला भी तो गुनहगार है। हम रिश्वत अगर दे रहे हैं तो हम भी उतना गुनहगार हैं। अगर उस समय अगर आप आवाज़ उठाओ कि भाई आप किस तरीके से कर रहे हैं, इसकी शिकायत आप करो, तो आप देखिए सिस्टम किस तरीके नहीं। हम सोचते हैं यार हमारा ना उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, हम लोग सोचते हैं हमारा काम बन जाए बाकी जाए लोग भाड़ में, तो हमारा काम भी नहीं बन पाता है और सिस्टम आपको। ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैं से जब तक आप लोग हम पर नहीं आएंगे सिचुएशन ऐसी रहेंगी। आजकल के युवाओं को कई दिनों से मुझे बड़ा वो उनको लगता है कि यार ये चौहान जो है ये एक इकलौता व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता कि भर्ती कैंसिल हो जाए। वो मैं देखो, वो भी युवा हैं, आप लोग भी युवा हैं, आप कहते हैं मेहनती मेहनती, सब मेहनती हैं, मैंने हर बार बोला वो। पर अभी भी मैं यही कहूँगा कि देखिए जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम चीज़ें समझते हैं अपने दिल में, उस तरीके से नहीं होता। अगर हम एक दूसरे की टांग न खींचें, आज आगे बढ़ने का एक सपना लें। आप देखिएगा 2015-16 से बडोनी जी से हम बात कर रहे थे, 2015-16 से उसके बाद वीडियो की भर्ती नहीं आई है। जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि कितने पकड़े गए, उनको हमें ज्वाइनिंग दो, हमें ज्वाइनिंग दो। अरे यार कम से कम देखो तो हो क्या रहा है सिस्टम में। चीज हुई थी ये जिस दिन ये सिलसिला एक दिन थोड़ा थमा जरूर था। थमा ये उस दिन था जिस दिन हमने नंबर 1 का इंटरव्यू किया था। उस दिन के बाद मुझे थोड़ा मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स बिल्कुल कम हो गए आने। अंदरूनी उनको भी लगा कि बॉस हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे को सबसे ज़्यादा जिस पर हमें भरोसा था कि भाई नंबर 1 हैड टू बी नंबर 1 यानी कि द मोस्ट इन द क्रेडिबल गाय। आपने भी उजागर किया है और एसटीएफ को नंबर 1 की भी तलाश करनी चाहिए उसकी। वो तो साफ साफ दिख रहा है नंबर 1, जो यूके SSS की फुल फॉर्म नहीं बता पाया। जो पेपर है वो जिसने आपका किया है, तो मतलब अपने आप में ही एक ये संशय का विषय है। नहीं, मैं बहुत सहज भी था, यकीन मानिएगा। उस इंटरव्यू के दौरान मैं बहुत सहज था और मैं सोच रहा था कि सामने से व्यक्ति खुद चल कर आए हैं और अपनी बातें रखेंगे। और मैंने ऐसे कोई हार्ड प्रश्न भी नहीं पूछे थे। उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल मेरी फेवरेट है, तो मैंने उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया उनसे। अब वो आपका कोई फेवरेट होगा तो उसी के बारे में, यानी कि मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रहा था कि भाई आप, पर हो सकता है कुछ ज़्यादा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो 100 में से 25 का उन्होंने बताया उसमें शायद तुक्के लग गए होंगे भाई के। ऐसा संभव तो नहीं, पर शायद हो जाए। पर अब जो हम देखते हैं भाई, आज से हमारी भूमिका जो हमने हमेशा बांधी है कि किस तरह से ये पहले तो तमाम जो तंत्र है ना इसको खंगाला जाए, जितने भी लोग हैं इस पे। और मुझे लगता है इसको थोड़ा और आगे जाके अब इसमें या तो SIT या फिर CBI की जांच जरूर होनी चाहिए। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि फिलहाल तो STF जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है, बिल्कुल अभी तक बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और बल्कि मैंने पर्सनली DGP साहब से भी सवाल पूछे थे। मैंने कहा ये बैंकॉक वाला का बड़ा जिक्र हो रहा है, मैंने कहा क्या है ये पूरा मामला। मैंने कहा आपके साथ भी लिंक इसका जोड़ा के देखा जा रहा है। मैंने कहा इसमें, उन्होंने कहा था कि आप निश्चिंत रहें, फ़ोटो तो हमारे साथ तो 50-100 लोग डालते हैं, लेकिन इसकी गिरफ्तारी पक्की होगी। आज मैंने लाइव भी किया था प्रवचन डिजिटल पे, जो हमारे दर्शक हैं अगर देख रहे होंगे तो उसमें मैंने बोला था कि मैंने कहा इसकी गिरफ्तारी पक्की होगी, और शाम को देख लीजिए गिरफ्तारी भी हो गई, पकड़ा जो ये गया है। तो कुल मिला के ये है त्रिभुवन भाई कि अभी जस्ट एक लड़ाई है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जो हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये फर्स्ट ही एक जीत मैं इसको कहूँगा। और धीरे धीरे उत्तराखंड का इस तरीके से हम माहौल, क्योंकि हम उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो करप्शन नाम का जो शब्द है ना वो उत्तराखंड से बिल्कुल मिट जाए। और हम आपको यकीन बिल्कुल दिलाते हैं कि करप्शन नाम का जो शब्द है उत्तराखंड, मतलब हमारी कितनी भी बड़ी इसमें भूमिका रहेगी लेकिन हम 100% अपना देंगे। वो कहते हैं ना कि जब जिस समय राम सेतु बन रहा था तो उस समय एक गिलहरी थी बेचारी, वो मैं बता चुका हूँ, मैं हर दिन इसको, ये देखो मतलब मुझे ही सुना रहे हैं। नहीं, ये बात मैंने परसों बोली थी कि हर उत्तराखंडी को अपना एक, मतलब हम कम से कम अपना 100%, हम कहते हैं यार सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ये सब गड़बड़ हो रहा है, झाला हो रहा है, हम कितना काम कर रहे हैं। हम घरों में फ़ोन पे देख रहे हैं, अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा हम ये, कोई है लाइक कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद इसमें कितनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें भूमिका देखो सबको निभानी पड़ेगी। हम एक
प्रदेश में रहते हैं, हम एक देश में रहते हैं, तो सबका देश है। जैसे नहीं, ये चीज पता क्या है, आज का जो युवा है ना, यकीन मानिएगा, जो जितने अभी देख रहे हैं ना, ये अभी बिजी पता क्या है कि मैं फटाफट एक कमेंट करूं। मेरा भाई साहब, हम अभी कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे फोन तो रखे हुए पर हम कमेंट ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं। आप कमेंट देखने से पहले आप समझिएगा, सुनिएगा इस चीज को जो मैं कहने वाला हूं। जब भारत देश आजाद हुआ था ना, उसमें भी अगर कई लोग इस तरह से होते जो कहते कि यार बॉस मेरे लिए ठीक है यार, मैं जहाँ पे हूँ, तब भारत कभी आज़ाद नहीं हो पाता। अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तब अलग नहीं होता, जिसके लिए हमारे कितने शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं अपने राज्य के लिए, तो कभी भी उत्तराखंड अलग नहीं हो पाता। आज वही सिचुएशन, हम अलग तो हो गए हैं लेकिन हम प्रखरता से आगे नहीं आ पा रहे हैं। हम आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि विजय रावत, त्रिभुवन चौहान, राजेश पोलखोल बहुगुणा, पहाड़ी शहजाद अली, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये ठीक है, ये दूर से घर में अच्छे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ, हर किसी को भगत सिंह तो चाहिए पर वो अपने घर में पैदा ना हो। पर कम से कम अब हम जब सब लोग साथ में हैं, तो आप सब लोगों को कम से कम इतना चाहिए कि हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट इन टर्म्स, मैंने बोला ना, जो वीडियो आज हमारी 1000 तक देखी जाती है, कम से कम वो लाखों तक जाए। जब लाखों लोग उस चीज़ को देखेंगे तो शायद जो बातें आप सुन रहे हैं अभी, वो लाखों लोग सुनेंगे और धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का एक नियम है और वो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा होता रहा है। पहले पानी था पूरी धरती पर, धीरे धीरे पानी वाष्पोत्सर्जन हुआ, चीजें हुई। पढ़ रहा हूँ अभी, एक जगदीश नेगी लिख रहे हैं कि रावत जी आप युवा हैं, आप भी बोलिए री एग्जाम होना चाहिए। तो मतलब जो हमारी मन में बात है, हमें लगता है कि यार ये बंदा भी ये बातें बोले कि ये सब चीजें होनी। शायद ये लोग मुझे ना बड़ी गुस्से से देखते हैं कि मैं नहीं बोलता री एग्जाम होना चाहिए। बोलता मैं भी नहीं हूँ री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन मैं लॉजिक पे हमेशा बात करता हूं। मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं री एग्जाम के फेवर में हो जाऊंगा एक दिन मैं री एग्जाम के फेवर में हो जाऊंगा एक दिन, प्रोवाइडेड कोई मुझे गारंटी दे दे कि आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, इस चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी होता ना, या तो कोई इस चीज की गारंटी दे दे कि जो पेपर लीक हुआ है वो पूरे के पूरे जो लीक से जो पास हुए हैं वो बच्चे पकड़े गए। इस चीज की गारंटी कौन देगा? इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। उसका मैंने तरीका बताया था, मैंने बडोनी जी को भी बताया था कि 916 री एग्जाम से ये फायदा हो जाएगा कि सारे के सारे जितने भी ये बच्चे हैं, अगर मान लीजिए, अब बुरा मत मानिएगा, जो हो सकता है उसमें फिर रेट 20 लाख 25 लाख हो जाए। हाँ। हो सकता है उसमें 25 लाख रेट हो जाए, 30 लाख रुपए रेट हो जाए। अब आपको लगता है किसी की हिम्मत होगी 20 लाख 25 लाख रुपए देने की? अब आपको लगता है? जिस हिसाब से चल रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले तो हमें तंत्र को स्ट्रांग करना पड़ेगा ना सर। मैंने वही तो बोला कि मैं तैयार हूँ री एग्जाम के लिए, आप बता दो कि आगे ऐसा नहीं होगा। क्या ये कंफर्मेशन है कि आगे नहीं होगा ऐसा? डर तो पहले भी लगता था आदमी को पता है मर्डर करने के बाद मुझे फांसी हो सकती है, लेकिन मर्डर आज भी हो रहे हैं, तमाम चीजें। आज हमने बॉबी कटारिया को 2 दिन से, सुनिए ना, बॉबी कटारिया आया यहाँ पर, वो पहले दिल्ली पुलिस में भी उसको अच्छे से लताड़ा गया, उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड में भी उसने एक बहुत ओछी सी हरकत करके गया। लेकिन क्या आज भी आज का एक वीडियो कल सुबह आप 7 बजे देखिएगा जो हमने किया है। आज हमने बुद्धा चौक पर 3 लड़कों को पकड़ा और कल का वीडियो जो आप देखेंगे वो नशा कर रहे थे और एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, वहीं पर पकड़ करके कैसे उनके साथ बर्ताव किया गया। कल सुबह आप 7 बजे जरूर देखिएगा तो वीडियो को। पॉइंट क्या है? सवाल का सुधर नहीं रहे लोग। सवाल का मैं आपने बोला कि क्या सुधरेंगे, आपका ये था ना कि क्या सुधरेंगे। मेरा दोस्त एक सूडान में है, तो मेरी बात होती रहती है उससे कई बार, तो कहता है कि सूडान का माहौल, साउथ सूडान का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर किसी को भी गोली मार दें लोग दहशत में रहते हैं, हर किसी के पास अपने पास AK-47 है, मतलब जान की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। लेकिन क्या आप ये अमेरिका जैसी कंट्री में आप कर सकते हैं? क्या आप ये दुबई में कर सकते हैं? आप थूक भी नहीं सकते वहाँ, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है। वही तो मैं, विजय जी, मैं क्या बात करना चाह रहा था कि हमें अपना सिस्टम बदलना, बढ़ाना होगा। आज क्यों लोग खौफ खा रहे हैं यूपी में? योगी आदित्यनाथ ने कुछ तो किया है। योगी जी ने जितने भी काम किए हैं आज यूपी में वाकई काबिले तारीफ है। कई जगह होंगी कमियां, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो रखा है। जैसे नितिन गडकरी जी का एक सपना है कि मैं सारी सड़कों को बहुत बढ़िया कर दूंगा, चौड़ीकरण होगा और सब हाईवेज पे काम करेंगे, एक्सप्रेस वे। आप भी देख रहे थे वो दिन में एक वीडियो, कितने सारे उन्होंने हाईवेज गिना दिए कि 16 जगह हम हाईवेज बना रहे हैं, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से यहाँ, दिल्ली से वहाँ, तो तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। विजन तो है। उत्तराखंड में ये विजन कभी हो पाएगा? और बिल्कुल होगा। आपसे कुछ समय पहले मैं पत्रकारिता जब करता था तो बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर ये छपे रहते थे कि उत्तराखंड में 7 लाख नौकरियां, 8 लाख नौकरियां, और पूरे अखबार आप देखिएगा पटे रहते थे। दैनिक जागरण आप उठा के देख लीजिएगा, अमर उजाला, बड़े बड़े नेशनल
पटे रहते थे कि इतनी नौकरियां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बांट दी। लेकिन शायद उस समय आपसे परिचय नहीं था, तो मैं लगातार डिबेट में आता था। मैंने कहा आप एनएसयू की आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, बेरोजगारी क्या है पूरे भारत में, पूरे भारत में देखिए तो सही उत्तराखंड किस स्थिति में, स्वास्थ्य में क्या स्थिति है, और अखबारों में बड़े बड़े। तो आज के टाइम पे स्थितियां सुधर रही हैं, मुझे लगता है कि आज के टाइम में सही हो रही हैं स्थितियां, लेकिन बशर्ते युवाओं को एक साथ बिल्कुल आना पड़ेगा इसके लिए। और युवा मुझे लग रहा है आ रहे हैं, कहते हैं ना कि देर सही हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। युवा समझ रहे हैं धीरे धीरे और आ रहे हैं धीरे धीरे, वो समझ रहे हैं चीज़ों को कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। और हिंदू मुस्लिम और इन सब चीज़ों से बहुत आगे शायद हमारे उत्तराखंड का पहाड़ का युवा, अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों में अब आ रहा है आगे। जो अगर आपने जो बोला है, यकीन मानिए ये अगर विश्वास हो जाए तो मेरी आंखें छलक उठेंगी। यकीन मानिए बहुत दर्द है जी उत्तराखंड के लिए। आप यकीन मानिए आज जो हम बात करते हैं कि किसी तरह से हर घर में झंडा होना चाहिए, देखिए महेंद्र भट्ट जी का बड़ा एक बयान, एक पार्टी के आप क्या हो जी, पार्टी के आप केवल एक चेयरमैन तो हो, एक पार्टी ने आपको अध्यक्ष बना रखा है, उस पर इतना बड़ा बयान कि जिस घर में झंडा नहीं होगा वो देशद्रोही होगा और उसको सजा हो जाएगी। आप ना किसी पद पर, आप ना किसी मंत्रालय में, ना आपके पास कोई कुछ, आप इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं? और ये बयानों पर ही जाने जाते हैं हमेशा ही। देखिए इसको ना अगर हम ऊपरी नज़र में हम इसको देखें, कोई कहे कि यार कि हर घर झंडा नहीं है, तो कहेंगे कि यार तिरंगा अपना हमारा हुआ है, हमारे दिल में तिरंगा है, हमेशा हमारे दिल में है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक अगर हम देखें ऊपरी तौर पर हम इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन क्या हुआ?